अगर हम पास्ट में देख पाते एज फार एज 3.7 बिलियन ईयर्स फ्रॉम टुडे, तो हमें लाइफ इमर्ज होते हुए नजर आती है। और आज भी इस धरती पे अराउंड 8.7 मिलियन स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं। एंड काफी लंबे समय तक ना, अराउंड 1800 तक इंसान कंफ्यूज था इस चीज को लेके कि इस धरती पे लाइफ की शुरुआत कैसे हुई। और इस सवाल का जवाब एक थियरी डोमिनेट किया करती थी जिसे हम कहते हैं द क्रिएशनिज्म थियरी। अब क्रिएशनिज्म बेसिकली एक रिलीजियस बिलीफ है जिसमें यह माना जाता है कि ये पूरा यूनिवर्स जो है इसे एक सुपीरियर पावर ने क्रिएट किया है। द पीपल हु बिलीव इन दिस थियरी आर कॉल्ड क्रिएशनिस्ट एंड दे आर फाउंड इन ऑल रिलीजन्स। अब 1859 में क्या हुआ कि चार्ल्स डार्विन की एक किताब आती है जिसका नाम होता है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ये किताब बहुत फेमस हो जाती है बिकॉज इस बुक में डार्विन ने द थियरी ऑफ एवोल्यूशन को प्रपोज किया। टू सम इट अप इन वन लाइन, डार्विन ने इस किताब में कहा कि देखो भैया, ये जितने भी स्पीशीज है ना इस दुनिया में, हम सब एक कॉमन एंसेस्टर से आए हैं एंड अपने अपने नेचुरल कंडीशंस के अनुसार हम इवॉल्व हुए हैं। इस थियरी की वजह से चार्ल्स डार्विन को द फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी माना जाता है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि क्या एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट सिर्फ 163 इयर्स पुराना है? व्हाट इफ आई टेल यू कि डार्विन की ये बुक आने से हजारों साल पहले इंडियन सेजेस ने एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कवर कर लिया था, आइडेंटिफाई कर लिया था। और आज इस थोड़े से कॉन्ट्रोवर्शियल लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे एंड डार्विन की थियरी ऑफ एवोल्यूशन एंड विष्णु जी के दशावतार्स के बीच का रिजेम्बलेंस जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या डार्विन थियरी ऑफ एवोल्यूशन के रूट्स वेद पुराणों से भरपूर हमारे इंडिया से जुड़े हैं? जानने के लिए कीप वॉचिंग दिस वीडियो। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है, विनाश का कार्य होता है और धर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं इस धरती पे प्रकट होता हूं। ये शब्द श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र वॉर शुरू होने से पहले अर्जुना से कहे थे, रेफरिंग टू हिज इनकार्नेशंस ऑन दिस अर्थ। और कई पुराणों में दशावतार के बारे में लिखा गया है। दशावतार लिटरली मीन्स 10 इनकार्नेशंस ऑफ लॉर्ड विष्णु। मत्स्य अवतार से शुरू होकर कल्कि अवतार पे खत्म होने वाली इस इनकार्नेशन की लिस्ट में कई सारे मॉडर्न इंटरप्रेटर्स ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है एंड द ओनली रीजन इज इट्स रिजेम्बलेंस विद द डार्विन थियरी ऑफ एवोल्यूशन। यू नो, कुछ 1400 साल पहले तमिलनाडु के महाबलीपुरम में एक पिलर पे विष्णु जी के 10 अवतार कार्व किए जा रहे थे एंड जब भी हम दशावतार के बारे में बात करते हैं तो वो सारे अवतार इस धरती पे एक ऑर्डर में आए थे। तो उस स्कल्पचर ने कार्विंग करते वक्त उस ऑर्डर को गलती से डिसरप्ट कर दिया एंड बिकॉज ऑफ दैट वो आज तक नहीं बन पाया। इट इज स्टिल अनडन। तो इससे हमें पता चलता है कि जो इनकार्नेशन की ऑर्डर है वो हमारे पूर्वजों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। लेकिन ऐसा क्यों है? एंड दिस इज द पॉइंट व्हेन द डार्विन थियरी ऑफ एवोल्यूशन स्टार्ट रिजेंबलिंग द दशावतार्स। तो देखो, डार्विन थियरी ऑफ एवोल्यूशन में ये कहा गया है कि एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव जनरेशन आफ्टर जनरेशन इवॉल्व होता है। वो फिजिकल और बिहेवियरल ट्रेट को इनहेरिट करता है जिसकी वजह से वो नेचर में अडेप्ट कर पाता है, सर्वाइव कर पाता है। और विष्णु जी की इनकार्नेशन की जो लिस्ट है वो भी इसी एवोल्यूशन के ऑर्डर के साथ पैरेलली चलती है। लेट्स सी हाउ। मत्स्य अवतार, द फर्स्ट इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। यजुर्वेद के अकॉर्डिंग एक दिन राजा मनु ने एक छोटी सी मछली को बचा लिया था। ही वॉज अननोन ऑफ द फैक्ट दैट वो छोटी सी मछली इज लॉर्ड विष्णु हिमसेल्फ। तो इस जेनरोसिटी के बदले उस मछली ने राजा मनु को आने वाले विनाशकारी प्रलय के बारे में सूचित कर दिया और उन्हें एक नाव बनाने की एडवाइस भी दी। और यही नहीं, प्रलय के दिन उस मछली ने राजा मनु की नाव को अपने हॉर्न से बांध के उसे डूबने से बचाया। तो इस समय लॉर्ड विष्णु ने मत्स्य अवतार लेके हयग्रीवसूरा को हराया और उनसे चुराए गए 4 वेदास को वापस लेके राजा मनु को दे दिया। अब विष्णु जी का ये लेजेंडरी अवतार एक एक्वेटिक लाइफ फॉर्म है और डार्विन ने भी यही कहा था कि इस धरती पे सबसे पहला लाइफ फॉर्म वाटर बॉडी में फॉर्म होगा। इनफैक्ट इफ वी डिग डीपर इनटू दिस तो हमें पता चलता है कि इस पृथ्वी पे सबसे पहला वर्टिब्रे एक जॉलेस फिश थी। कूर्मा अवतार, द सेकंड इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। भगवान विष्णु का दूसरा इनकार्नेशन है कूर्मा, विच इज अ टोर्टॉइस। इस अवतार को पोस्ट वैदिक पुराण के हिसाब से समुद्र मंथन से रिलेट किया गया है। देव और असुरा साथ मिलकर क्षीर सागर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ओशन ऑफ मिल्क, को चर्न करके उसमें से अमृत हासिल करना चाहते थे। और इस पूरे प्रोसेस में माउंट मंडार को एज अ चर्निंग स्टिक यूज किया जा रहा था। द ग्रेट नागा वसुकी ने खुद को एज अ रोप ऑफर किया था। तो इस मंथन में माउंट मंडारा को अपनी पीठ पे बैलेंस करने के लिए लॉर्ड विष्णु ने कूर्मा अवतार धारण किया था। अब ये इनकार्नेशन एवोल्यूशनरी स्टेज पे एक्वेटिक एनिमल्स के बाद फिट होता है एंड डार्विन के हिसाब से भी इस टाइम पे ऑर्गेनिजम्स पानी से बाहर आ रहे थे टू बिकम रेप्टाइल्स। सो कूर्मा, विच इज अ टोर्टॉइस, is basically a reptile which is closely related to dinosaurs, which is a primitive form of reptiles. तो हम ये कह सकते हैं कि aquatic vertebrate के बाद सबसे important evolutionary stage को resemble करता है कूर्मा अवतार। वराह अवतार, the third incarnation of Lord Vishnu.
स्क्रिप्चर्स के हिसाब से लॉर्ड विष्णु ने वराह अवतार को तब धारण किया था जब हिरण्याक्ष ने देवताओं को सताने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए पूरी पृथ्वी को पानी के अंदर डुबा दिया था। अब इस समय मनु और उनकी वाइफ शतरूपा पृथ्वी पर रह रहे थे, तो इस मुसीबत से बचने के लिए उन्होंने लॉर्ड ब्रह्मा से प्रार्थना की। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि लॉर्ड ब्रह्मा ने हिरण्याक्ष को वरदान दिया था कि उसे ना कोई इंसान हरा पाएगा, ना कोई देवता, ना कोई असुरा और ना कोई जानवर। तो इस मुसीबत से दुनिया को बचाने के लिए लॉर्ड विष्णु ने वराह अवतार लिया था, क्योंकि हिरण्याक्ष ने वरदान मांगते वक्त सारे एनिमल्स का नाम लिया था सिवाय, you guessed it right, a boar. So finally this incarnation of Vishnu ji fought and defeated Hiranyaksh and saved the earth. अब बोर एक जमीन पर चलने वाला मैमल है और एवोल्यूशनरी स्टेज पे भी रेप्टाइल्स के बाद एक मैमल आता है, एक ऐसा जीव जो जमीन पर चलता है, रहता है। नरसिम्हा, द फोर्थ इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। वराह अवतार लेकर विष्णु जी ने हिरण्याक्ष को मार गिराया था। इसके चलते हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकश्यप, जो कि एक असुरा किंग थे, उन्होंने ये ठान लिया था कि वो विष्णु जी उनके सारे डिवोटीज को मार डालेंगे। हिरण्यकश्यप ने भी मेडिटेशन द्वारा लॉर्ड विष्णु से एक वरदान पा लिया था। ये वरदान काफी स्पेशल था बिकॉज इसके चलते हिरण्यकश्यप को ना ही कोई दिन में मार पाएगा, ना कोई रात में, ना ही कोई इंसान, ना ही कोई जानवर, ना कोई आकाश में, ना कोई जमीन पे, और ना ही कोई घर के अंदर, ना ही बाहर। अब ऐसे वरदान के साथ हिरण्यकश्यप वाज ऑलमोस्ट इमॉर्टल। अब हुआ ये कि हिरण्यकश्यप के एक बेटे थे जिनका नाम था प्रहलाद। हालांकि वो एक असुरा के बेटे थे, लेकिन ही वाज अ डिवोटी, अ भक्त ऑफ लॉर्ड विष्णु। जैसे हिरण्यकश्यप को ये बात पता चलती है, उनको बहुत बुरा लगता है। वो गुस्से में आके ये ठान लेते हैं कि वो अपने बेटे को मारेंगे, और तब अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए लॉर्ड विष्णु एक ऐसा रूप धारण करते हैं विच हैज अ हेड ऑफ अ लायन एंड अ बॉडी ऑफ अ मैन। नरसिम्हा अवतार लेके लॉर्ड विष्णु हिरण्यकश्यप से लड़ते हैं, उसे हराते हैं, उसे मार देते हैं। स्क्रिप्चर्स के हिसाब से हिरण्यकश्यप वाज किल्ड एट अ पॉइंट ऑफ डस्क। ना ही दिन थी ना रात। ही वाज किल्ड एट द लैप ऑफ विष्णु। ना ही आसमान में ना जमीन पे। हिज डेथ टुक प्लेस एट द थ्रेशोल्ड ऑफ द पैलेस। ना ही घर के अंदर ना बाहर। एंड ही वाज किल्ड बाय द लॉर्ड्स हैंड, नॉट अ वेपन। अब नरसिम्हा एक ऐसा इनकारनेशन है जो ह्यूमन एवोल्यूशनरी स्टेज के सबसे इंपॉर्टेंट और मिसिंग लिंक को रिसेंबल करता है। क्योंकि ये इनकारनेशन आधा इंसान है और आधा जानवर है, ये हमारे और एप्स के बीच के ट्रांजिशन को रिसेंबल करता है। वामना अवतार, द फिफ्थ इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। इस स्टेज के बाद दशावतार ने ह्यूमन एवोल्यूशन को डिपिक्ट करते वामना को मेंशन किया है। वामना एक संस्कृत वर्ड है विच मीन्स ड्वार्फ। भगवान विष्णु का यह अवतार धरती पर तब प्रकट हुआ था जब डीमन किंग महाबली ने पूरे ब्रह्मांड को अपने कब्जे में लाकर देवताओं को ऑलमोस्ट पावरलेस बना दिया था। So to humble the mighty king, विष्णु जी incarnated as a dwarf holy man। तो वामन अवतार लेके विष्णु जी बलि के राज्य में भिक्षा मांगने गए। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा मुझे 3 स्टेप से कवर होने वाली जमीन चाहिए। बलि ग्रांटेड हिम द विश। लेकिन जैसे ही बलि ने इस विश को ग्रांट किया, वामन अवतार का साइज बढ़ने लगा। उनका आकार इतना बढ़ गया कि उन्होंने पहले 2 कदमों से ही धरती और स्वर्ग को अपने अंडर ले लिया। किंग बलि वॉज हम्बल्ड बाय द माइटी लॉर्ड। एंड जब वामन अवतार ने बलि से पूछा कि वो अपना आखिरी स्टेप कहाँ रखे, इस पर बलि ने सरेंडर करते हुए अपना सर पेश कर दिया। एंड लुकिंग एट दिस, ही वाज मेड द किंग ऑफ पाताल लोक। अब ये अवतार एवोल्यूशनरी स्टेज पे ह्यूमंस के एंसेस्टर्स को रिसेंबल करता है। और अगर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर किया जाए तो ये अवतार होमो फ्लोरोसिएंसिस से मेल खाता है बिकॉज ऑफ द ड्वार्फ हाइट। ये इनकारनेशन एनिमल से ह्यूमंस का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन को डिनोट करता है और ह्यूमन बींग्स में इंटेलिजेंस की शुरुआत भी है। परशुरामा, द सिक्स्थ इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड विष्णु के 6th इनकारनेशन है परशुरामा। पशु मीन्स एक्स। इस विष्णु अवतार को बहुत ही फ्यूरियस माना जाता है। परशुरामा ऋषि जामदग्नि और रेणुका के बेटे थे एंड ही वाज नोन फॉर हिज एक्स एंड हिज एंगर। उनका नेचर इतना फ्यूरियस था कि उन्होंने अपने पिता के कहने पे अपनी माँ का सर काट दिया था विदाउट लेटिंग एनी इमोशंस इन हिज वे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें क्षत्रिय कुल का विनाशकारी भी कहा जाता है बिकॉज उन्होंने अपने पिता के डेथ का बदला क्षत्रिय क्लैन के सारे मेल्स को मार के लिया था फॉर 21 सक्सेसिव टाइम्स। अब ये इनकारनेशन थियरी ऑफ एवोल्यूशन के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को डिपिक्ट करता है और अर्ली स्टोन एज मैन के ट्राइबल मेंटालिटी को रिसेंबल करता है। इस अवतार को हमेशा एक एक्स के साथ देखा जाता है और ये एक्स स्टोन एज टूल्स को डिपिक्ट करता है। अब देखो, परशुराम अवतार तक हम होमो सेपियंस पूरी तरीके से डेवलप हो चुके थे और डार्विन की जो थियरी ऑफ एवोल्यूशन है वो यहीं आके रुक जाती है। बट इंडियन सेजेस हैड मोर टू ऑफर टू दिस वर्ल्ड। अब यहाँ से आगे के जो अवतार्स हैं वो ह्यूमंस के फिजिकल एवोल्यूशन को नहीं बल्कि सोशल और फिजियोलॉजिकल एवोल्यूशन को रिजेंबल करते हैं, एनलाइटमेंट की तरफ हो रही जर्नी को रिप्रेजेंट करते हैं। लॉर्ड रामा, द 7th इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। श्री राम और अयोध्या के बारे में जिक्र करते ही हम एक सिविलाइज सोसाइटी, एक रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलने वाली सोसाइटी के बारे में सोचने लगते हैं, जहां रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंस दिया जाता है और जस्टिस के लिए लड़ा जाता है।
मर्यादा पुरुषोत्तम राम, द परफेक्ट मैन हु अबाइड्स बाय द रूल्स ऑफ द सोसाइटी। श्री राम एक ऐसे हिस्टोरिकल फिगर है जिनकी कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। कैसे उन्होंने 14 साल का वनवास कंप्लीट किया, रावण को हराकर सीता माँ को बचाया, धर्म का पालन किया, और इसीलिए इस विष्णु अवतार को पूरे भारत में वर्शिप किया जाता है। एंड ये डिवाइन इनकारनेशन ह्यूमन बींग्स का एक ट्रांजिशनल फेज बताता है फ्रॉम अ केव मैन टू अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। इनफैक्ट धनुष्य बाण जो कि लॉर्ड रामा का वेपन है, वो ह्यूमन एवोल्यूशनरी स्टेज के वेपन डेवलपमेंट फेज को दर्शाता है और एक स्टोन एज मैन का हंटर गैदरर में हुए ट्रांजिशन को रिजेंबल करता है। बलरामा, द 8 इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। 10 अवतार के लिस्ट में श्री राम के बाद आते हैं बलरामा, जो कि हैं श्री कृष्ण के बड़े भाई। उनको पूरे इंडिया में एग्रीकल्चर से एसोसिएट किया जाता है। इनफैक्ट उनका वेपन भी एक प्लाव है, विच हाईलाइट्स हिज सिग्निफिकेंस इन द फार्मिंग कम्युनिटी ऑफ इंडिया। ये इनकारनेशन बहुत ही ग्रेसफुली एक हंटर गैदरर मैन का फार्मर में हुए ट्रांजिशन को रिजेंबल करता है और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की वजह से ही ह्यूमन सिविलाइजेशन ने नई हाइट्स एक्वायर की है और इसीलिए होमो सेपियंस में ये सोशियोलॉजिकल एवोल्यूशनरी स्टेज बहुत मायने रखता है। श्री कृष्ण, the 9th incarnation of Lord Vishnu. Following his elder brother in line arrives the 9th avatar of Lord Vishnu, श्री कृष्ण। तो जैसे इंसानों ने फार्मिंग शुरू की, जमीन के टुकड़ों को अपनी जागीर समझने लगे, मटेरियलिस्टिक बन गए। एंड एट द सेम टाइम इंसानों को कई सारे फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स पता चले, जैसे कि लव, हेट्रेड एंड पॉलिटिक्स। तो बेसिकली लॉर्ड कृष्ण का अवतार हमें इन सब फैक्टर्स के बारे में एक डीपर अंडरस्टैंडिंग देता है बाय फाइंडिंग द राइट बैलेंस बिटवीन देम। जैसे कि हमने महाभारत में देखा, श्री कृष्ण एक स्टेट्समैन और एक पॉलिटिशियन दोनों की भूमिका निभा रहे थे। ही पोर्ट्रेज शेयर इंटेलिजेंस एंड वॉरफेयर स्किल्स, जिसकी वजह से उन्होंने अर्जुना को कुरुक्षेत्र वॉर में गाइड किया था। इनफैक्ट भगवद गीता स्ट्रेसेस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ अ पॉलिटिकली वेल वर्स्ड सोसाइटी। लॉर्ड रामा इज कंसिडर्ड एज अ परफेक्ट मैन एंड लॉर्ड कृष्ण is considered as a practical man. मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये लिस्ट ऑफ इनकारनेशन जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, वो विष्णु पुराण और भगवत पुराण के अकॉर्डिंग है। एंड इस स्क्रिप्चर्स के हिसाब से बलरामा इज कंसिडर्ड टू बी द 8th अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु। लेकिन कुछ ऐसे भी स्क्रिप्चर्स हैं जो कृष्ण को 8 और गौतम बुद्धा को 9th अवतार मानते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि स्क्रिप्चर्स और बिलीफ के अकॉर्डिंग ये लिस्ट चेंज होती रहती है। इसके 2 या 3 वर्जन्स हैं। देखो, हम ह्यूमंस ने यही तक एवोल्यूशन को विटनेस किया है, लेकिन हमारे एंसेस्टर्स ने एक और स्टेज को प्रेडिक्ट किया है। हम अभी एक एडवांस सिविलाइजेशन में रह रहे हैं। हंटर गैदरर से फार्मर, फार्मर से सिविलाइज्ड मैन। अब सिविलाइज्ड मैन से आगे क्या? हमने पैसा कमाया, जमीन खरीद ली, उसके लिए लड़ लिया, झगड़ लिया, अब आगे क्या? तो स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग जब इस धरती के सारे इंसानों का मन जेलसी, हेट्रेड, लस्ट से भरा होगा, बुराई अपने पीक पे होगी और धर्म का नामो निशान मिट जाएगा, तो उस समय विष्णु जी अपने 10वें अवतार यानी कल्कि अवतार में जन्म लेंगे। वो अपने सफेद घोड़े पे राइड करते हुए आएंगे और अपनी लेजर लाइक स्वॉर्ड से इस पूरी दुनिया का विनाश कर देंगे, मार्किंग द एंड ऑफ द कलयुग। और फिर कल्कि अवतार काल के चक्र को घुमाकर सत्य युग से इस ब्रह्मांड की शुरुआत करेंगे। अब डार्विन की थियोरी तो इस स्टेज को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, लेकिन एक चीज तो बहुत ऑब्वियस है कि जिस तरीके से इस अवतार को प्रेडिक्ट किया गया है हमारे पूर्वजों द्वारा, इट इज गोइंग टू बी जेनेटिकली डिफरेंट and superior than Homo sapiens. And also looking at the kind of power this avatar will have, it feels like ये technologically भी हमसे काफी एडवांस होगा। तो आज हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि कैसे जो डार्विन की थियोरी ऑफ एवोल्यूशन है, जो 163 इयर्स पहले आई थी, उसको हमारे पूर्वजों ने कितने हजारों साल पहले ही डिस्कवर कर लिया था। एक तरफ ये इंटरप्रिटेशन कितना ऑब्वियस लगता है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डार्विन की थियोरी और दशावतार के कनेक्शन को नहीं मानते ड्यू टू सम माइन्यूट रीजंस। उनमें से एक रीजन है मत्स्य अवतार का ह्यूमंस के साथ इंटरैक्शन। जब एवोल्यूशनरी स्टेज ही सिर्फ एक्वेटिक लाइफ फॉर्म तक सीमित था, तो इंसान का वहां होना कैसे रिकॉर्डेड है? तो ऐसे सवालों के साथ इस इंटरप्रिटेशन को इनवैलिड कहा जाता है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इंडियन स्क्रिप्चर्स लाइक रामायण एंड महाभारत के साइंटिफिक और स्पिरिचुअल दोनों एस्पेक्ट होते हैं जो हमारी वे ऑफ थिंकिंग को बेटर करने में हमारी मदद करते हैं। और बिल्कुल इसी तरह हमें दशावतार के स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस और साइंटिफिक रिजेंबलेंस दोनों को कंसिडर करना चाहिए, सो दैट वी ओपन आवर माइंड्स टू न्यू लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। तो इस माइंड बॉगलिंग टॉपिक पर मैं और हमारी पूरी टीम आपके व्यूज जानना चाहते हैं, तो अपने व्यूज को कमेंट्स द्वारा हमें बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज नॉलेज जो है ये शेयर करने से बढ़ती है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग बिग पेन को।